हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर और आज हम एनएफएससी 2023 के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने एनएफएससी और एनएफओबीसी को लेकर डाली थी उस पर कुछ कमेंट्स आए और कुछ पुरानी वीडियो जो इन फेलोशिप को लेकर इस यूट्यूब चैनल पर डाली है उन पर बहुत सारे लोगों को कमेंट्स हैं। मैंने उन कमेंट्स का विश्लेषण किया और जवाब देने की कोशिश की कि एनएफएससी 2023 कब तक मोटा मोटी इसकी लिस्ट आ जाएगी, इसका अवार्ड लेटर कब तक आ जाएगा। और एक सवाल ये भी था कि जो जेआरएफ में अभी फेलोशिप बढ़ी है, तकरीबन 6000 फेलोशिप बढ़ गई है जेआरएफ के लिए, क्या वो फेलोशिप एनएफएससी में बढ़ाई जाएगी, एनएफओबीसी में बढ़ाई जाएगी, एनएफएसटी में वो बढ़ी हुई फेलोशिप इन कैटेगरी वाले लोगों को मिलेगी या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में एक चर्चा करेंगे कि आखिर संस्थाएं इतना लेट क्यों कर रही है। जो पहले यूजीसी नोडल एजेंसी थी इन तमाम फेलोशिप की, तो वो कितनी गंभीरता के साथ और कितनी शीघ्रता के साथ इन तमाम कामों को करती थी। लेकिन जब से अलग अलग एजेंसियां बनाई गई हैं तो इस तरह की लेट लतीफ़ी क्यों। अंत में इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो पहले कि एनएफएससी 2023 की जो लिस्ट है वो कब तक आने वाली है। तो एनएफएससी 2023 की लिस्ट के बारे में तो कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। लेकिन एक समाजशास्त्री थे जॉन रेड मिल्स, उनका कथन था कि किसी भी चीज़ को जानना है, किसी भी व्यक्ति को जानना है तो उसके अतीत को जानो। और जो इसकी संस्था है एनएफएससी की नोडल एजेंसी जो है एनएफएसडीसी जो है, ये बहुत ही लापरवाही के साथ काम करती है बिल्कुल। जो क्योंकि पिछली लिस्ट दी इन्होंने, अप्रैल में रिजल्ट आ रहा, जून में लिस्ट दे रहे हैं, ये क्या तरीका है। जब यूजीसी इस काम को बहुत जल्दी करता था तो फिर आपको इसको करने में विलंब क्यों हो रहा है। बहुत से वो 10 दिन 15 दिन ये एक अच्छा टाइम होता है किसी भी चीज़ को देने का। क्योंकि रिजल्ट आने के एक आप इतने दिन बाद दे रहे तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो इतिहास इसका है एनएफएससी का है, एनएफओबीसी जो भी है, एनएफओबीसी एनएफएससी वाला की अलग प्रोसेस है उसकी, लेकिन एनएफओबीसी जो है और एनएफएससी जो है तकरीबन आप 1.5 महीना तो मान कर ही चलिए कि 1.5 महीना जो पिछला इसका अतीत है इस हिसाब से कि 1.5 महीने में तो आपकी लिस्ट आएगी। 1.5 महीना तो आप मानकर चलिए कि 1.5 महीने से पहले आपकी लिस्ट नहीं आने वाली है। ठीक, यही 40 से 50 दिन आप मानकर चलिए कि इसमें आपकी लिस्ट आ सकती है। और अच्छी बात यह है कि शायद पहली बार उन्हें मिला हो एजेंसी नोडल एजेंसी को पहला और दूसरा अनुभव शायद उन्होंने लेट कर दिया हो। उम्मीद कीजिए कि इस बार जल्दी आ जाए। तो इसमें कुछ पक्का कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इसका इतिहास रहा है वो यही है कि 1 से 1.5 महीने के बीच आपकी लिस्ट मोटा मोटी देखने को मिल जाएगी। अब अगली बात कि सर एनएफएससी का कट ऑफ क्या जाने वाला है। एनएफएससी का कट ऑफ क्या जाने वाला, तो मतलब कि एनएफएससी के कट ऑफ को लेकर जो चिंतित है, इसमें 2 अलग अलग तरीके से फेलोशिप दी जाती है। एक वो लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक, और एक वो लोग जो नॉन पीएचडी है। ठीक, आप पीएचडी और अगर आप ये और अच्छे समझना चाहते हैं ना तो आप उस नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर जाइए जिसका नाम मैंने बताया था कि NSFDC, आप डालिएगा इसको गूगल पे, वहाँ जाइएगा, सबसे नीचे एनएफएससी लिखा हुआ है और वहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। आप सबसे ऊपर उसमें कट ऑफ लिखा हुआ है, तो उसको एक बार आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कट ऑफ कितना क्या जाने वाला है। मैंने बता दिया आपको कि 2 कैटेगरी है, एक पीएचडी जो परस्यू कर रहा है यानी कि पीएचडी, और एक नॉन पीएचडी, 2 कैटेगरी है। एनएफएससी जब दी जाती है तो सबसे पहले वो पीएचडी करने वालों को दी जाती है, समझ गए। तो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके परसेंटाइल एकदम बाउंड्री पे ही है कि वो पास ही हुए हैं बस। तो मेरा मानना है कि वो लगभग अपना कंफर्म माने 99% उनका हो जाएगा अगर वो पीएचडी कर रहे हैं। और पीएचडी कर रहे हैं ऐसा नहीं कि उनको पीएचडी खुद ब खुद पता चल जाएगी। अगर आपने यूजीसी नेट के फॉर्म में पीएचडी की डिटेल सबमिट की कि हाँ मैं पीएचडी कर रहा हूँ और सारी जानकारी जो मांगी गई थी वो दी है, तो फिर यकीन मानिए कि 99% आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो कट ऑफ की लिस्ट देखी है। उस कट ऑफ की लिस्ट में मैं हिस्ट्री का हूँ तो मैंने हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। पिछली बार हिस्ट्री का कट ऑफ गया था 87 परसेंटाइल। कितना? 87 परसेंटाइल। वहीं जब मैंने उसमें देखा तो तकरीबन 31 लोग ऐसे थे जो पीएचडी कर रहे थे हिस्ट्री से, जिन्हें फेलोशिप दी गई। तो 87 परसेंटाइल कट ऑफ था किसका? पीएचडी वालों का एनएफएससी में। एक था नॉन पीएचडी, उनका 93 था। यानी कि पहले उन्होंने पीएचडी वालों को लिया, उसके बाद जो सीटें बच गई उन्होंने वो नॉन पीएचडी को अलॉट कर दी।
जबकि देखो नॉन पीएचडी में 93 परसेंटाइल है। अगर आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं, 93 है, 92 है, लेकिन एक बंदा जो पीएचडी कर रहा है वो उसके परसेंटाइल 89 है ना, तो उसको पहले लेंगे क्योंकि वो पीएचडी कर रहा है। ठीक, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि पीएचडी करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट से कोई पीएचडी कर रहा है, उसका नेट क्लियर है, तो आप 99% तय मानिए कि आपका हो जाएगा एनएफएससी। ठीक, आप एनएफएससी की तैयारी कीजिए। बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगते हैं कि सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग सर्टिफिकेट। देखो कास्ट का स्टेट से भी काम चल जाता है। चलो आप अगर चाहते हैं कि सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं और किस तरह से लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा सर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेना चाहिए हमको, ताकि आगे हमें लेने में दिक्कत नहीं आए किसी प्रकार की। तो आप कमेंट्स कर बता दीजिए, मैं बता, ताकि मैं आगे अच्छी वीडियो उस पर बना सकूँ। तो मैं बता रहा था कि कट ऑफ के बारे में। तो एनएफएससी का कट ऑफ ये जाने वाला है 2 पीएचडी नॉन पीएचडी, समझ गए। तो पीएचडी नॉन पीएचडी मतलब पीएचडी वालों को कह रहा हूँ कि आपका 100% ही मानो आप, क्योंकि मैंने उस लिस्ट को उठाकर देखा तो यही कि पिछली बार हिस्ट्री का कट ऑफ 87% है नेट का, और उसमें जो एनएफएससी का कट ऑफ था पीएचडी वालों का, उनका भी 87% आई। यानी उन्होंने पीएचडी करने वाले को आखिरी बंदे को भी ले लिया, समझ गए। हाँ, तो ये था कट ऑफ। अब बात इस पर कि सर एनएफएससी अवार्ड लेटर कब तक आएगा, क्योंकि पिछली बार का अवार्ड लेटर भी नहीं आया है, दिसंबर 2022 का। तो इसके बारे में तो संस्था ही बताएगी, मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत लापरवाही से और बहुत गैर जिम्मेदार की संस्था काम कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि यूजीसी को नोडल एजेंसी के रूप में मंत्रालय को एक काम सौंपना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत फैसला है, कतई छात्र हित में नहीं है। अगर किसी भी मंत्रालय के जिम्मेदार व्यक्ति तक मेरी बात पहुंच रही है तो इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए कि कितना विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस उम्र में वो पीएचडी कर रहा होता है वो उस वक्त कहीं जिम्मेदारियों से लदा होता है, उस पर कहीं जिम्मेदारियों का भार होता है, और उसमें पैसों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस तरह की जटिल प्रक्रिया में अगर आप फेलोशिप को उलझाएंगे तो वो पीएचडी कैसे कर पाएगा, वो अपना 100% कैसे दे पाएगा। ठीक है, अगर आप फेलोशिप दे रहे हैं तो वाकई उसका उसे लाभ मिलना चाहिए ना, कि जितनी प्रक्रिया आसान हो उतनी आसान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो एकदम विपरीत है, जितनी प्रक्रिया जटिल है, बहुत जटिल प्रक्रिया। आप देखिए कि इतने सारे तो मतलब लेट लतीफ़ी इसमें जो हो रही है ना, गजब की लेट लतीफ़ी। मतलब नेट का रिजल्ट आ रहा 1.5-2 महीने बाद, एनएफएससी की लिस्ट आ रही, एनएफएससी की लिस्ट आ रही, उसके बाद आप देखोगे तो जेआरएफ अवार्ड लेटर तो पता नहीं कब आ रहा। फिर फेलोशिप कब मिलेगी उनको, कब वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे, कब वो तमाम तरह की जो प्रक्रिया है लेने की वो कब करेंगे। अगर आप ये सब इतना लेट कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया जिसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन की प्रक्रिया है और जो आगे की प्रक्रिया जो इंस्टीट्यूट लेवल की है, और उसके बाद फेलोशिप कब आएगी उसको, इस तरीके से काम करेंगे। तो अगर आप तक मेरी बात जा रही है तो आप थोड़ी सी इस प्रक्रिया को, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इस प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, इस पूरी प्रक्रिया पर, एनएफएससी देने की प्रक्रिया पर। और एनएफएससी क्या, एनएफओबीसी, एनएफएसटी, तमाम तरह की जो फेलोशिप होती है, जितना आसान होना उतना अच्छा है, उतना छात्र हित में है, ताकि छात्र उसका उचित लाभ ले पाए। वरना एक समय जाने के बाद वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होते हैं। मैं जानता हूँ जो लोग एनएफएससी का वेट कर रहे हैं और जिन लोगों का पिछली बार का एनएफएससी हो गया, उनका अवार्ड लेटर नहीं आया है, वो अभी तक कमेंट्स से बताते हैं कि सर अभी तक हमारा अवार्ड लेटर नहीं आया है, अभी तक हम रास्ता ही देख रहे हैं, फेलोशिप कब लेंगे सर, हमारी पीएचडी पूरी हो जाएगी तब लेंगे फेलोशिप। तो इस तरह संस्थाएं काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम हुआ है वो। इसमें मैं संस्था को मतलब कोई प्रशंसा की पात्र नहीं है। इस संस्था को एनएफओबीसी जो संस्था नोडल एजेंसी है और एनएफएससी जो नोडल एजेंसी बहुत लापरवाही तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। विद्यार्थी बहुत परेशान हो रहे हैं, इसको जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो अपना 100% अपने रिसर्च को नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपने जो सुविधाएं दी हैं उन्हें, अच्छी बात है कि आपने फेलोशिप वगैरह की सुविधाएं दी हैं, तो इनका फायदा भी तो उन्हें मिलना चाहिए। वो लेने में ही मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाता है वो शख्स जो इस फेलोशिप को लेता है। कितनी जटिल प्रक्रिया बनाई। जब यूजीसी इसकी नोडल एजेंसी थी एनएफएससी एनएफओबीसी की, तो आप देखेंगे कि नेट का रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन बाद एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी इनके रिजल्ट हमको देखने को मिल जाते थे।
और JRF अवार्ड लेटर चंद दिनों के बाद ही हमें इन तमाम फेलोशिप के अवार्ड लेटर देखने को मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जब से नोडल एजेंसी चेंज हुई है, पिछले 2 सेशन से इस तरह की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी ना बर्ताव बिल्कुल दिख रहा है। कितने परेशान है विद्यार्थी, मैंने 2-3 वीडियो बनाई, इतने भर भर के कमेंट कर रहे हैं उस पर, सर क्या सर क्या, अब सर क्या करें उसमें। तो ये था। अगली और एक शिकायत ये, अच्छा एक शिकायत नहीं मतलब एक सवाल ये कि सर अभी जो NF JRF की फेलोशिप बढ़ गई है, 6,000 बढ़ी है ना, हाँ मैं करेक्ट हूँ, 6,000, हाँ 6,000 बढ़ी फेलोशिप, पहले 31,000 थी, अब 37,000 फेलोशिप हो गई। फेलोशिप HRA नहीं मिला रहा हूँ। तो ये NFSC, NFOBC, NFST को मिलेगी या नहीं? देखिए उसमें कहीं नहीं लिखा, उस नोटिफिकेशन का पढ़ेंगे ना UGC नेट JRF, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसमें लिखा है JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इस तरह की बातें उसमें लिखी है। तो आप निश्चिंत रहे, अगर वो JRF वालों को मिलती तो वो आपको मिलेगी। यानी कि NFSC में जो पैसे आप मिलेंगे ना, वो कितने मिलेंगे, 37,000 ऑफ फेलोशिप मिलेगी, 37,000। NFSC ST में 37,000 और OBC में भी 37,000, क्योंकि ये भी JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। हमने पिछली बार भी देखा कि जब JRF में HRA बढ़ा तो NFSC, NFST और NFOBC में भी HRA बढ़ा। हाँ, तो वहाँ फेलोशिप बढ़ेगी, तो निश्चिंत रहिए आपकी फेलोशिप भी बढ़ेगी। और वो जो फेलोशिप हो गई है ना, वो 31,000 थी पहले, अब 37,000 हो गई है। और HRA वगैरह मिला देना मोटा मोटी तो 45,000 मंथली, यानी कि 45,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। NFSC वालों को भी, NFOBC वालों को भी, NFST वालों को भी और JRF वालों को भी। मोटा मोटी अगर अधिकतम मान ले तो 45,000 रुपये महीना सबको फेलोशिप मिलने वाली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हालांकि रिसर्च स्कॉलर की बड़ी डिमांड थी कि इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी आशा के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जितनी हुई है उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है उस तरह से फेलोशिप तो नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितनी बढ़ी उतना तो अभी हाल फिलहाल तो ठीक है। आगे इसके लिए क्या करना है, और रिसर्च स्कॉलर्स जो कर रहे हैं वो अपनी मांगे रखते रहें कि सर हमें इतने पैसे में इतनी जो फेलोशिप दे रहे हैं उसमें हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं बता दूं कि ये फेलोशिप, अगर JRF की फेलोशिप बढ़ी है तो आपकी ही बढ़ेगी, NFSC वालों की, ST वालों को बढ़ेगी और OBC वालों को बढ़ेगी। इसको लेकर परेशान मत होइए। हालांकि मेरे कुछ मित्र जो लोग JRF के थ्रू अभी PhD कर रहे हैं, उनकी अभी इस तरह की फेलोशिप जैसे कि आते ना कि वो पहले जो आई 37,000 HRA वगैरह मिला के इस तरह की आ रही हैं अभी वो उन्होंने कहा था ना कि जनवरी 2023 से 37,000 आएगी विदाउट HRA, तो अभी ऐसी फेलोशिप नहीं आई। अगर वहाँ आएगी और उसमें कुछ ऐसा बताने लायक बात हो कि हाँ बता देनी चाहिए आपको, जो आपको नहीं पता हो, तो मैं वो आपसे डिस्कशन जरूर करूँगा उसका। तो मोटा मोटी NFSC के बारे में एक डिस्कशन था, एक जो सवाल थे आपके, कोशिश की कि उनको बता दिया जाए। और कोई भी सवाल है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर अपनी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।